गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम एमए फाइनल का पेपर भारत में लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं। उसमें पिछले वीडियो में मैंने मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में आप लोगों को बताया है। इस वीडियो में हम केंद्रीय प्रशासन के केंद्रीय सचिवालय के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, भारत में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल केंद्रीय सरकार के प्रमुख कार्यकारी है। ये प्रशासन का पद सोपान का जो है ना शीर्ष है। राष्ट्रपति औपचारिक और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी है। ठीक है ना। तो मंत्रिमंडलीय नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था, जिसको परामर्श देने के लिए दो प्रकार के स्टाफ अभिकरण है, मंत्रिमंडल समितियां और सचिवालय। सचिवालय के तीन प्रमुख रूप हैं: केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री सचिवालय। कार्य की सचिवालय प्रणाली से प्रशासन को संतुलन, एकरूपता और सातत्य प्राप्त हुए हैं और ये प्रणाली मंत्रालय के संपूर्ण तंत्र की केंद्र बिंदु बन गई है। भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों के सचिवालयों का एक मुख्यालय संगठन बनाया गया है, जिसे केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। यह प्रशासनिक निकाय का मस्तिष्क है, जिसके आदेश संपूर्ण देश में प्रचलित होते हैं। प्रशासनिक पद सोपान की शीर्ष परंपरा में यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। व्यापक अर्थ में हम देखते हैं तो सचिवालय शब्द से तात्पर्य सचिवों के कार्यालय। सचिव कौन होते? आईएएस अधिकारी सचिव बनते हैं भारत में। ठीक है। तो सचिवों का कार्यालय जो मंत्री को प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक सहायता तथा निर्देशन प्रदान करता है। इस शब्द की उत्पत्ति भारत के प्रशासन में उस समय हुई जबकि अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश में सचिव को सरकार स्थापित की और भारत में सचिवालय की अवधारणा के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रथम, नीति निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें सचिवालय द्वारा मंत्रियों को सहायता दी जाती है। दूसरा, मंत्रियों को व्यवस्थापकीय कार्यों में सहयोग की आवश्यकता होती है और व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक सचिवालय में ही तैयार किए जाते हैं। तीसरा है, सचिवालय सरकार के लिए संस्थागत स्मृति भंडारघर का कार्य करता है। चौथा, सचिवालय में किसी भी समस्या एवं नीति पर निर्णय काफ़ी व्यापक परीक्षण के पश्चात किया जाता है। फलस्वरूप विभिन्न दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने में सुविधा हो जाती है। पांचवा, सचिवालय विभिन्न सरकारों, प्रशासनिक संस्थाओं और इकाइयों के मध्य संचार सूत्र की भूमिका का निर्वाह करता है। अब हम बात करते हैं बच्चों केंद्रीय सचिवालय के उद्भव एवं विकास की। यदि केंद्रीय सचिवालय के प्रारंभिक इतिहास पर हम दृष्टि डालें या हम देखते हैं तो ये कंपनी शासन के युग में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन केंद्रीय सचिवालय के गठन के कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिलते हैं। सन 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिए होल्ट मैकेंजी की सलाह से केंद्रीय सचिवालय में 3 परिवर्तन किए गए थे। वाणिज्य विभाग समाप्त कर दिया गया, राजस्व व वित्त विभाग को मिला दिया गया, 2 विभाग समूह बनाए गए जिनमें क्रमशः एक और सामान्य विदेश और वित्त विभाग रखे, दूसरी ओर राजस्व न्यायालय तथा गुप्तचर विभाग। 1857 से पूर्व तक केंद्रीय सचिवालय का प्रारंभिक काल था और 1862 से 1919 तक अनेक नए विभागों को सचिवालय में जोड़ा गया। विदेश, गृह, वित्त तथा सैन्य विभाग तो सचिवालय के पहले से ही थे। इस अवधि में कृषि एवं राजस्व, उद्योग तथा वाणिज्य, निर्माण कार्य आदि अतिरिक्त विभागों को केंद्रीय सचिवालय में यथासमय स्थापित किया गया। बच्चों, अब हम बात करते हैं केंद्रीय सचिवालय के संगठन की। मंत्रालय और विभागों के एक समूह के रूप में केंद्रीय सचिवालय ही भारत सरकार है
केंद्रीय सचिवालय में अनेक मंत्रालय और विभाग हैं। 1948 में जहां सचिवों के 8 पद और 18 विभाग थे, वहीं 1 जनवरी 1997 को 92 सचिव और 81 विभाग है। मंत्रालय विभाग में, विभाग प्रभाग में, प्रभाग शाखा में और शाखा अनुभाग में विभक्त हैं। मंत्रालय विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष सचिव होता है। प्रत्येक उप विभाग का प्रमुख अधिकारी संयुक्त सचिव तथा अतिरिक्त सचिव होता है। उप विभाग सामान्यतः 2 प्रभागों में विभक्त होता है, जिसके अधिकारी उप सचिव होते हैं। प्रत्येक उप विभाग में सामान्यतः 2 शाखाएं होती है। शाखा का अधिकारी अवर सचिव कहलाता है। एक शाखा में सामान्यतः 2 अनुभाग होते हैं। अनुभाग का प्रमुख अनुभाग अधिकारी कहलाता है। प्रत्येक अनुभाग में सहायक, लिपिक, टंकणकर्ता आदि कार्मिक होते हैं। केंद्रीय सचिवालय में सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव आदि अधिकारी होते हैं। केंद्रीय सचिवालय के पदों को अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवा ग्रुप का अधिकारी तथा केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों से भरा जाता है। केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को मंत्रालय विभागों से इसलिए संबद्ध किया जाता है कि ताकि सचिवालय कार्यों में निरंतरता बनी रहे। विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग तथा रेलवे विभाग के सचिवालय पद उन्हीं विभागों की सेवाओं के उच्च अधिकारियों से भरे जाते हैं। सचिव को छोड़कर कतिपय अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यकाल पद्धति के आधार पर लिए जाते हैं। कार्यकाल पद्धति 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में शुरू की गई थी। सचिवालय पुनर्गठन के बारे में व्हीलर रिपोर्ट में इस पद्धति के लक्षण जो गिनाए गए वो है, पहला यह है कि भारत सरकार के सचिवालय में पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। उनके लिए विभिन्न राज्यों की सेवाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों को लाया जाना चाहिए। दूसरे अधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय में कुछ समय तक कार्य कर लेने के बाद कुछ समय तक राज्य के पदों पर भेजा जाना चाहिए और फिर वहां से वापस बुला लेना चाहिए। यह क्रम अब भी नियमित रूप से अपनाया जाता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आईएएस चुना जाता है और उसकी ट्रेनिंग हो जाती है तो उसके बाद एसडीएम की पोस्ट पर लगाया जाता है ताकि उसको प्रशासनिक अनुभव हो जाए। उसके बाद ही धीरे धीरे प्रमोशन के साथ वो इतने बड़े पद पर पहुंचते हैं। होता यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नए भर्ती किए जाने वाले लोग किसी न किसी राज्य में भेज दिए जाते हैं और उन्हें वहां महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता है और भारत सरकार निश्चित नीति के अनुसार अपने सचिवालय के लिए राज्यों से अधिकारी प्राप्त करती रहती है। इस प्रकार राज्यों से बुलाए गए अधिकारियों को प्रायः 3 वर्ष तक केंद्रीय सचिवालय में रखा जाता है। उसके बाद उन्हें राज्य में उनके पदों पर लौटा दिया जाता है। और वर्तमान में उप सचिव, अवर सचिव तथा निदेशक व उसके ऊपर के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 3, 4 और 5 वर्ष है। यदि संयुक्त सचिव अतिरिक्त सचिव के पद पर पदोन्नत हो जाते हैं तो प्रतिनियुक्ति कार्यकाल इस ढंग से नियोजित किया जाता है कि अतिरिक्त सचिव के पद पर कम से कम 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे। आम तौर पर अतिरिक्त सचिव का सामान्य कार्यकाल 4 वर्ष होता है और सचिव के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। यदि कोई संयुक्त सचिव अतिरिक्त सचिव के पद पर पदोन्नत होता है तो उसे अतिरिक्त सचिव का पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष का कार्यकाल और प्रदान कर दिया जाता है। किंतु दोनों पदों को मिलाकर संयुक्त कार्यकाल कम से कम 5 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष है। केंद्रीय सरकार के सभी प्रतिनियुक्तियों के पदों को भरने के लिए वरिष्ठ चयन मंडल तथा केंद्रीय स्थापना मंडल से परामर्श लिया जाता है। सीनियर सिलेक्शन बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं और मंत्रिमंडल सचिव
इसका अध्यक्ष होता है। सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड में भी 5 सदस्य होते हैं और कार्मिक विभाग का सचिव इसका अध्यक्ष होता है। संयुक्त सचिव और उसके ऊपर के पदों की नियुक्ति के लिए सीनियर सिलेक्शन बोर्ड तथा अवर सचिव से ऊपर एवं संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट अनुशंसा करता है। मंत्रालय की पदानुक्रम व्यवस्था में मंत्री महोदय के बाद सचिव मंत्रालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, जिसे प्रशासनिक सुधार आयोग ने नीतिगत मामलों में मंत्री महोदय के प्रधान सलाहकार के रूप में और नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उनके मुख्य प्रतिनिधि के रूप में वर्णित किया है। सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव उच्च स्तर के कार्यों के संचालन और उप सचिवों एवं अवर सचिव मध्य स्तर के कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। सचिवालय में अधिकारियों की ये श्रेणियां अद्वितीय सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक श्रेणी के अधिकारी का यह कर्तव्य है कि जितना अधिक कार्य कर सके उतना करे। उसके लिए यह भी देखना आवश्यक है कि केवल महत्वपूर्ण मामले ही उच्च स्तर पर पहुँचे। सचिव के कार्य पूर्ण रूप से परिभाषित है। वह मंत्रालय या विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है तथा संसदीय समितियों के सम्मुख अपने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने मंत्रालय के कार्यों से अपने को पूर्ण सचेत रखता है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या एवं प्रकृति के संबंध में वह साप्ताहिक प्रतिवेदन प्राप्त करता है। केंद्रीय सचिवालय के किसी मंत्रालय में एक से अधिक सचिव होते हैं। सभी सचिव यदि समान वेतन पाते हैं किंतु वे समान दर्जे के नहीं होते हैं। एक मंत्रालय का सचिव होता है तथा अन्य सचिव मंत्रालय में विभिन्न विभागों के सचिव होते हैं। विभागों के सचिव मंत्रालय के सचिव के अधीन रहकर कार्य करते हैं। मंत्रालय के सचिव अपने कार्यों के संपादन के अतिरिक्त अपने मंत्रालय के विभिन्न विभागों के सचिवों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। केंद्रीय सचिवालय के सचिव प्रायः जो उनका पदनाम होता है वो इस प्रकार है। पहला है बहुविभागीय मंत्रालय सचिव। इन सचिवों को आवश्यकता से अधिक महत्व प्राप्त होता है क्योंकि विभागों के सचिव इनकी अधीनता में कार्य करते हैं। दूसरा है एक विभागीय मंत्रालय सचिव, जैसे रेल मंत्रालय का सचिव, जल संसाधन मंत्रालय का सचिव। तीसरा है बहुविभागीय मंत्रालय में एक विभाग का सचिव। चौथा है किसी विशेष कार्य का निर्वाह करने वाला सचिव, जैसे गृह मंत्रालय में कश्मीर मामलों का सचिव। सचिव के पास कार्यभार अधिक होता है अतः उसे सहायता देने के लिए अतिरिक्त या संयुक्त सचिव होते हैं। संयुक्त सचिव सौंपे गए क्षेत्र में सचिव की शक्ति का प्रयोग करते हैं। इनका मंत्री से सीधा संपर्क होता है किंतु इस संपर्क के संबंध में सचिव को सूचित रखा जाता है। उप सचिव सचिव के लिए कार्य करता है। वह अपने स्तर पर जितने मामले निपटा सकता है निपटाता है। महत्वपूर्ण मामलों में वह सचिव से लिखित अथवा मौखिक आदेश प्राप्त करता है। अवर सचिव छोटे छोटे मामलों निपटाता है। जो भी पत्र आते हैं उन पर कार्यवाही का प्रारंभ उप सचिव द्वारा होता है। महत्वपूर्ण मामलों को उप सचिव के पास भेजा जाता है। किसी मंत्रालय में विशेष कार्यों के लिए विशेष अधिकारी यानी ऑफिसर ऑन ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी भी होते हैं। सचिवालय के जो अधिकारी होते हैं उनकी भर्ती किस प्रकार से होती है? देखिए बच्चों, जो राज्यों में कार्यरत जो सचिवालय के जो अधिकारी होते हैं वह IAS अधिकारी होते हैं।
राज्यों में जो कार्यरत आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय में ही नियुक्त किया जाता है। इसके पीछे मूल धारणा यह है कि यदि काडर के वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय सचिवालय में कार्य करेंगे तो उन्हें व्यवहारिक प्रशासन का अनुभव होगा और उनके द्वारा निर्मित नीतियां व कार्य पद्धति अत्यधिक व्यवहारिक और देश के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अब सचिवालय के जो कर्मचारी वर्ग है हम उसकी बात करते हैं। सचिवालय के कार्यालय स्टाफ संगठन की रूपरेखा जो है उसमें अनुभाग अधिकारी, सहायक, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिक आदि अवर सचिव को भी कार्यालय स्टाफ के संगठन में ही गिना जाता है और जो भी पत्र आते हैं उन पर कार्यवाही का प्रारंभ अवर सचिव के द्वारा किया जाता है। आजकल 3 केंद्रीय सचिवालय सेवाएं विद्यमान है। केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा, तीसरी है केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा। अधिकांश मंत्रालयों, विभागों तथा संबद्ध कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों का पद इन्हीं सेवाओं से भरे जाते हैं। विदेश मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड ने अपने पृथक मंत्रालय सेवाएं स्थापित की है। सन 1951 में केंद्रीय सचिवालय सेवा का गठन किया गया था। इस सेवा के सदस्य मध्यम और नीचे के प्रशासनिक स्तर के कार्य करते हुए नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। इस सेवा में से ही अनुभाग अधिकारी व सहायक नियुक्त किए जाते हैं। इस सेवा के सदस्यों में से अवर सचिव के अधिकांश पद और कुछ उपसचिव और समकक्ष पद भरे जाते हैं। 1 मार्च 1995 को केंद्रीय सचिवालय में इस सेवा के सदस्यों द्वारा 4 पद संयुक्त सचिव स्तर और 49 पद निदेशक स्तर के तथा 144 पद उपसचिव स्तर के भरे हुए थे। बच्चों, केंद्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ चयन ग्रेड और ग्रेड 1 तथा केंद्रीय सचिवालय के आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान, निजी सचिव ग्रेड और निजी सचिव ग्रेड के सिवाय सभी ग्रेड 34 संवर्गों में विकेंद्रीकृत है। ये संवर्ग निर्धारित नियमों, विनियमों, अनुदेशों के अनुसार अब तक इन ग्रेडों में पात्र कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति करने के उत्तरदायी हैं, परंतु सरकार केंद्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग की पुनर्संरचना के निर्णय के अनुसरण में केंद्रीय सचिवालय सेवा के सभी ग्रेडों में कार्मिकों की तैनाती समेत संवर्ग प्रबंधन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय सेवा प्रभाग में केंद्रीकृत कर दिया गया है। यह प्रभाग 34 संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा सूचित केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया का समन्वयन करता है। सांविधिक नियमों और विद्यमान अनुदेशों में की गई व्यवस्था के अनुसार वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर वरिष्ठता कोटे के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के बारे में पदोन्नति के लिए यह विचारण क्षेत्र जारी करता है, जबकि यह सीधी भर्ती तथा साथ ही सीमित विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के मामले में यह भर्ती एजेंसियों
अर्थात संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को सूचित करता है। अधिकांश मंत्रालयों में 6 स्तर हैं और यदि डीलिंग हैंडों को शामिल किया जाए तो स्तरों की संख्या वस्तुतः 7 है। एक पद क्रमवार बहु स्तर संरचना की कुछ अच्छाइयाँ हैं किंतु अनेक कमियाँ हैं। यद्यपि ऐसी पद्धति से व्यापक पर्यवेक्षण और चेकों और विभिन्न स्तरों पर संतुलनों के साथ श्रम का ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है, किंतु इससे क्रमवार परीक्षा के कारण देरियां भी होती है, जवाबदेही को बढ़ाने के बजाय उसे कम करती है, समस्याओं का समाधान करने की दिशा में अंतर विषयक दृष्टिकोण में रुकावट आती है और सृजनात्मकता समाप्त होती है। नैतिक नियामक मामलों के संबंध में जैसे कि लाइसेंस, अनुमतियां जारी करना आदि में ऐसे कठोर पदक्रम वाली प्रणाली निर्धारित कार्य प्रवाह और पर्याप्त प्रत्यापन के साथ उपयुक्त हो सकती है, किंतु नीति निर्माण, परिवर्तन के प्रबंधन, अंतर विषयक मामलों के संबंध में वृहद दृष्टिकोण, समस्या समाधान आदि जैसे कार्यों के लिए इसे इष्टतम परिणाम प्राप्त नहीं होते और वस्तुतः उत्पादक रोधी हो सकती है। बच्चों, ये है केंद्रीय सचिवालय का संगठन। अगले वीडियो में हम केंद्रीय सचिवालय के कार्यों के बारे में बात करेंगे।